बचना चाहिए सभी मुल्कों को। बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक नज़ारा देखा है कि जहाँ सारे नेटो कंट्री ईरान की मिसाइलों को रोकने में लग गए। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी देश। मैंने कभी नेटो कंट्री को वॉर में आते कभी नहीं देखा। मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कि नेटो कंट्रीज़ ने अपने एक्टिवेट करके उसकी मिसाइलों को गिराया, ड्रोन्स को गिराया। ये मैंने पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि सारे नेटो कंट्री एक साथ आए हों। रशिया यही चाहता है। रशिया क्योंकि पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा हो गया है और वो चाहता है कि अमेरिका को जवाब देने का अब मौका मेरे पास मिला है, क्योंकि जो अमेरिका यूक्रेन में रशिया के साथ कर रहा है, वही रूस ईरान के द्वारा इज़राइल में करना चाहता है अमेरिका के खिलाफ। तो ये मोर्चा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं आऊँगा विवेक जी आपके पास अब। विवेक जी, जो मैं वापस आता हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, जो पॉलिटिकल हालात हैं, वो वास्तव में ही अब कुछ ऐसे हैं कि जहाँ सत्ताधीशों को लग रहा है कि जनता भी एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है भाई यहाँ तो। हम कब तक उनको मूर्ख बना पाएँगे? और उनको आभास होना शुरू हो गया है कि ये जनता जो तुम्हें राजा बना सकती है, रंक भी बना सकती है, तुम्हें मिट्टी में मिला सकती है। अब शायद वो खौफ उनके चेहरों पर नज़र आना शुरू हो गया सर, अभी तक नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि कोई भी इनका नैरेटिव चल नहीं पाया, क्लिक नहीं कर पाया, जो पूरे 2 साल से ट्राई कर रहे थे। एवरीथिंग हैज़ फ्लॉप्ड कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ, शायद मोदी जी की बदलती हुई भाव भंगिमाएँ और वो फिर वापिस से वो धर्म का रूप और फिर से सब चीज़ें आ रही हैं। खुलेआम महादेव की तुम्हें सौगंध है, तुम बैठ जाओ, तुम मत जाओ, ये सब चीज़ें आ रही हैं अब। लेकिन पूरे परिदृश्य में मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा विवेक जी। हाँ दिनेश जी, देखिए 2019 और 2024 के बीच में इस अंतराल में जो कुछ भी फर्क पड़ा है उसको पहले ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। 2019 में जो स्थिति थी और 2024 में जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तो 2019 में मोदी जी अपने पॉपुलैरिटी के पीक पर थे। उसके बाद बहुत सारा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कोरोना हुआ, उसके बाद फिर आज 2019 में पुलवामा जैसी कोई चीज नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे बहुत अहम बनते गए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला मामला है, अपोजिशन यूनिटी वाला जो मामला है, अपोजिशन यूनिटी उस समय नहीं थी, आज अपोजिशन यूनिटी है। कोई ये कहेगा कि उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, न हो, लेकिन 2019 के मुकाबले आज अपोजिशन की यूनिटी काफी अच्छी है, एक बहुत अच्छा यूनिटी इंडेक्स है। और आज कुछ ना हो तो शायद मुझे लगता है कि 350-400 सीटों पर सीधे मुकाबले हो ही रहे हैं, तो इनसे बहुत फर्क पड़ेगा। तो पुलवामा फैक्टर एब्सेंट हो, राम मंदिर का फैक्टर जो है वो एक प्लेटो पर पहुंच गया है, उसका एक सैचुरेशन लेवल हो चुका है। राम मंदिर का इशू जो है वो हिंदुत्व से मैं सिनोनिमस रखता हूं। मैं राम मंदिर जब कहता हूं तो मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। हिंदुत्व का इशू जो है उसका एक लिमिटेड अपील जो था, उसका एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ जो था वो खत्म हो चुका है। उससे ज्यादा उसका और आगे उससे कुछ फायदा होगा बीजेपी को ऐसा नहीं है। और इस तरह की बातें कुछ सर्वेज में से सामने आई है कि राम मंदिर का इशू, जो CSDS नीति लोक नीति वाला जो सर्वे है वो कह रहे हैं कि 8% लोग इसको मानते हैं कि कोई महत्वपूर्ण इशू है। और जो हम लोग पिछले दिनों कुछ बात भी कर रहे थे कि ये जो राम मंदिर का इशू है उसका सैचुरेशन लेवल आ चुका है, उससे ज्यादा उसका कुछ फायदा बीजेपी को नहीं होगा, रेजोनेट नहीं कर रहा है बहुत लोगों के साथ में। कुल मिलाकर 2019 और 2024 में जो फर्क आया है वो इसको फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। इसलिए 2019 में जो सक्सेस बीजेपी को मिला वो केवल ये फैक्टर्स अगर हम कंसिडर करें तो उतना सक्सेस बीजेपी को इस बार नहीं मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन जो और एक फैक्टर जो महत्वपूर्ण है वो है मोदी फैक्टर। बीजेपी का जो ओवर डिपेंडेंस है मोदी फैक्टर पर, बहुत ज्यादा बीजेपी मोदी फैक्टर पर निर्भर कर रही है। मतलब बीजेपी यानी एक्चुअली बीजेपी जैसी कोई एंटिटी है ही नहीं, ये सिर्फ मोदी है। तो मोदी अपने ऊपर ही ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। मतलब बीजेपी तो क्या है, बीजेपी एक सैटेलाइट जैसा है मोदी जी का। मोदी जी तो सूर्य है बीजेपी के, और बाकी लोग तो सब प्लेनेट से जो इर्द गिर्द घूमते हैं उनके। तो मोदी जी के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस है इलेक्शन सक्सेस के लिए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इतना नुकसानदेह साबित होने वाला है इस बार कि जिसका अंदाजा बीजेपी को कभी नहीं था। इसलिए देखिए बहुत सारे मुद्दे जो ऐसे हैं जो पिछली बार नहीं थे। बीजेपी
2024 में सत्ता पर फिर से काबिज होगी तो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा या फिर रिप्लेस ही किया जाएगा। मतलब कि कई बीजेपी के नेता कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात कर रहे हैं कि हम 400 के ऊपर सीटें मिलेगी, 407 सीटें मिलेगी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, इनको जो लगता है कि इन बातों से लोग बहुत खुश हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। कुछ ना हो तो कम से कम दलित, आदिवासी और मुस्लिम, ये जो 3 कम्युनिटीज है, इसमें ये तीनों कम्युनिटीज इस बात को लेकर बहुत आहत है और इसकी चर्चा अंदर खाने में, मतलब सतह से ऊपर तो नहीं दिख रही है, लेकिन सतह के नीचे बहुत गहरी चर्चा इसकी इन तीनों कम्युनिटीज में चल पड़ी है। इस तरह के संकेत सिर्फ हमको नहीं, तो मोदी जी को भी मिल रहा है। इसीलिए मोदी जी ने पिछले हफ्ते में पहली बार वो महाराष्ट्र में, विदर्भ में चुनाव के इसके लिए आए थे प्रचार के लिए, तो कनान जगह पे उन्होंने, कनान एक जगह है जहां पर उन्होंने एक रैली एड्रेस की, वहां उन्होंने पहली बार बहुत एम्फेसिस के साथ ये कहा कि हमारे बारे में जो एक आरोप हम पर लगाया जा रहा है कि हम चुनकर आने के बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल लेंगे, पूरी तरह से झूठा है। मोदी जी को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि उनको अंदर से खबर ये मिल गई है कि ये चर्चा जो है, इस चर्चा से एक बहुत बड़ा तबका विचलित है। वो तबका है जो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानता है और जिनका पूरा भविष्य इस कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्भर करता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता है, तो दलित, आदिवासी और मुस्लिम, ये तीनों कम्युनिटीज का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। इस तरह की चर्चा इन सारे सेक्शंस में बहुत जोर शोर से शुरू है और इसका एक फीडबैक मोदी जी को मिला है। इसलिए मोदी जी सिर्फ उस समय नहीं, उसके बाद भी कई जगह उन्होंने अभी ये मुद्दे को इस मुद्दे को हाथ डाला है और कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेंगे। प्रॉमिस देने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी की गारंटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदलेंगे, लेकिन इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिए। ये एक बात हो गई। दूसरा, जो भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी का जो झूठ है वो अभी पूरी तरह से उजागर हो गया है। जो एक स्पेल था मोदी जी के पर्सनैलिटी कल्ट का, मैं उसको मेरे इससे पहले भी आपके भी चैनल पे कहा है मैंने, और कई और चैनल पे भी कहा है कि मोदी जी का करिश्मा नहीं है, करिश्मा ये पॉजिटिव शब्द है, इसका पॉजिटिव मीनिंग है। मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट है। कल्ट जिस तरह से ऑपरेट करता है उस तरह से मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट ऑपरेट कर रहा है। उसका जो शेल्फ लाइफ है वो खत्म हो चुका है और अभी लोग उसके आगे देखना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो जो भ्रष्टाचार की बात मोदी जी 2014 से लेकर आज तक करते रहे कि मोदी है तो भ्रष्टाचारी मोदी जी के बाजू में नहीं बैठ सकता, वो भ्रष्टाचारियों का अभी पूरा खेल जो है वो खत्म है क्योंकि मोदी आया है, इस तरह की जो बातें हमेशा ही मोदी जी करते रहे, अब लोग सीधे तौर पर ये देखने लगे हैं कि मोदी जी के चलते ही भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब एक तरह से मोदी जी के अनुमति से भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि वही मोदी जो है वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसके बाद उसी व्यक्ति को घोटाला करने वाले को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं, किसी को लोकसभा के टिकट मिल जाते हैं। ये सारी चीजें जो है, चूंकि लोग अभी मोदी जी से आगे निकलकर और हिंदुत्व से आगे निकलकर देखना लोगों ने शुरू किया है, ये सारी बातें लोगों की आंखों में चुभ रही है। ये तो गलत है। उसके साथ में महंगाई है, उसके साथ में बेरोजगारी है। तो देखिए मुझे जो लगता है कि 4 मेन जो इश्यूज है जिससे बीजेपी की नैया डोल गई है और डूब सकती है, वो ये है कि मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाली बात, दूसरा जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, और चौथा जो है करप्शन के मामले में बीजेपी की हिपोक्रेसी और झूठ। ये सारे जो मुद्दे, ये 4 मुद्दे जो है ये बीजेपी को ले डूबेंगे। इतनी इन 4 मुद्दों में ताकत है और इन मुद्दों की अभी समाज में बड़े पैमाने पर चर्चा शुरू हो गई है। इसलिए बीजेपी में एक तरह से घबराहट है। पहली बार हम देख रहे हैं, जैसे आपने सच कहा, पहली बार हमको समझ में आ रहा है, दिख रहा है सतह पर कि बीजेपी बहुत बेचैन है, बीजेपी डरी हुई है और वो मोदी कर रही है। उनके लिए अभी लास्ट और फाइनल और बेस्ट बेट मोदी है।
कि आप कुछ भी करिए लेकिन मोदी जी को चुनकर दीजिए, इस देश को मोदी जी की जरूरत है, बस इसके अलावा इनके पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है। आप उनका मैनिफेस्टो भी उठाकर देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं है। तो हिंदुत्व और मोदी, ये दो ही चीजें अभी उनके पास भूनने के लिए है, जिसकी वो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसका वक्त खत्म हो चुका है, उसका शेल्फ लाइफ खत्म हो चुका है, और अभी लोग उनके जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को ज्यादा तवज्जो देकर इस बार चुनाव में जाएंगे और मतदान करेंगे। इस तरह की स्थिति इस बार बनी है, ये एक बहुत अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है, ऐसा मैं मानता हूं। और ये भी अपेक्षा करता हूं कि इसका जमीन पर कुछ ऐसा असर हो कि जो संकट इस देश पर आन पड़ा है मोदी जी के रूप में और बीजेपी के रूप में, उस संकट का कुछ निराकरण, उसका निवारण कुछ हो, ऐसी कोई बात बन जाए। दिनेश जी। विवेक जी, आप नागपुर से आते हैं,